हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम एक और नई प्रेम कहानी लेकर आ गए हैं। तो इस कहानी को भी पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के ठीक 11 बज रहे थे। स्वीट नंबर 704 का अंदरूनी बेडरूम पूरी तरह से मद्दम डिम लाइट में डूबा हुआ था। साइड टेबल पर जल रहा लैंप दीवार पर लंबी और अजीब सी परछाइयां बना रहा था। कमरे के अंदर एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वहाँ का माहौल किसी भारी तूफान से पहले के सन्नाटे जैसा था। अचानक बेडरूम का भारी लग्जरी दरवाजा एक तेज झटके के साथ खुला। आरव सिंघानिया ने अनाया की कलाई को अपनी उंगलियों में इस तरह दबोच रखा था कि अनाया को अपनी हड्डियों पर भयंकर दबाव महसूस हो रहा था। आरव के चेहरे पर इस वक्त सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं बची थी। उस विलेन के दिए गए भयंकर नशीले ड्रग्स ने उसके दिमाग को पूरी तरह से शून्य कर दिया था और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसके भीतर एक बेकाबू पर जैसे जुनून जाग उठा था, जिसे शांत करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी भारी सांसें कमरे की शांति को चीर रही थी। सर सर प्लीज लिव मी, मुझे मुझे जाने दीजिए, आप होश में नहीं हैं। अनाया पूरी ताकत से चीखी। वह पीछे की तरफ हटने के लिए फर्श पर अपने पैर पटक रही थी। उसकी हील्स फर्श से टकराकर आवाजें कर रही थी, लेकिन आरव की ग्रिप के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। आरव ने बिना एक शब्द बोले उसे अपनी तरफ और जोर से खींच लिया। दोनों की सांसों की आवाज इस बंद कमरे में साफ सुनी जा सकती थी। आरव ने उसकी एक ना सुनी। उसने एक ही झटके के साथ अनाया को फर्श से ऊपर उठाया और किंग साइज बेड पर फेंक दिया। अनाया का नाजुक शरीर बेड पर जाकर गिरा और उसका सिर पीछे बेड के लकड़ी के नुकीले कोने से इतनी जोर से टकराया कि उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए गहरा अंधेरा छा गया। उसके सिर में एक तेज असहनीय दर्द उठा और वह पूरी तरह हिल गई। वह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि अगले ही पल आरव का भारी चौड़ा और मजबूत शरीर उसके ऊपर आ गया। अनाया का दम घुटने लगा। आरव का पूरा वजन उसे बेडशीट के अंदर धंसा रहा था। आरव की सांसें इतनी गर्म और तेज थी कि अनाया के चेहरे की स्निग्ध तनने लगी थी। उसकी सांसों से अल्कोहल और उस कड़वे ड्रग्स की तीखी स्मेल आ रही थी। आरव ने अनाया के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर अपने एक ही हाथ में इतनी जोर से लॉक कर दिया कि अनाया चाह कर भी अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। वह अपनी कलाई को छुड़ाने के लिए लगातार छटपटा रही थी, जिससे उसके हाथों की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरने लगी। प्लीज आई बेग यू, डोंट डू दिस मी। अनाया की आवाज में एक अजीब सी तड़प, खौफ और लाचारी थी। उसके आंसू उसकी आंखों से लगातार बहकर उसके कानों के पास के बालों को भिगो रहे थे। उसका पूरा बदन डर और घबराहट के मारे थर थर कांप रहा था। वह आरव की आंखों में देख रही थी, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक बेकाबू जुनून दिखाई दे रहा था, कोई दया नहीं। आरव पर इस वक्त किसी भी चीख या रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने बेहद पजेसिव तरीके से अनाया के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। अनाया ने अपनी गर्दन को पूरी ताकत से दाईं और बाईं तरफ मोड़ने की कोशिश की ताकि वह खुद को बचा सके, लेकिन आरव ने अपनी मजबूत उंगलियों से उसके जबड़े को इतनी जोर से भींचा कि वह हिल भी नहीं सकी। आरव ने बिना किसी कोमलता के सीधे उसके होठों पर एक बहुत ही गहरा क्रूर किस कर दिया। अनाया का दम घुटने लगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आरव का जुनून इतना बढ़ चुका था कि उसने अनाया के नाजुक होठों और गालों पर अपने दांत गड़ा दिए। अनाया दर्द के मारे तड़प उठी। उसके गालों पर काटने की वजह से लाल निशान उभर आए। आरव की दीवानगी यही नहीं रुकी, वह धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी सांसें अनाया की गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने अनाया की गर्दन और उसके कॉलरबोन पर बेहद गहराई से अपने दांतों से बाइट किया। अनाया का शरीर इस अचानक हुए दर्द के मारे ऊपर की तरफ उछला, लेकिन आरव के भारी वजन ने उसे हिलने तक नहीं दिया। आरव की उंगलियां अनाया के पेट पर इतनी जोर से चुभ रही थी जैसे वह उसकी स्किन को नोच लेना चाहता हो। वह लगातार नीचे की ओर बढ़ रहा था और कमरे में सिर्फ अनाया की सिसकने की आवाज गूंज रही थी। आरव के हाथों की क्रूरता अब अनाया के कपड़ों पर उतर आई। उसने एक ही झटके में अनाया की व्हाइट शर्ट को बीच से फाड़ दिया। शर्ट के बटन टूट
टूटकर हवा में तैरते हुए फर्श पर बिखर गए। अनाया का पूरा शरीर इस ठंडी हवा में कांपने लगा। आरव ने बिना रुके अनाया के नीचे के कपड़ों को भी एक ही झटके में उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अनाया अब पूरी तरह से बेबस और ऐसे ही उसके सामने थी। आरव ने अनाया के पूरे शरीर पर अपना अधिकार जमाते हुए बेहद हिंसक और गहरे तरीके से किस और शक करना शुरू किया। अनाया दर्द, उस ड्रग के हल्के असर और इस भयंकर आघात के कारण आधी मदहोश होने लगी थी। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन उसका शरीर इस बेरहमी को सह नहीं पा रहा था। वह बेड सीट पर बुरी तरह तड़प रही थी, अपने पैरों को चलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रात के 12:15 हो चुके थे। आरव ने अपनी पूरी ताकत और रफ्तार के साथ अनाया के शरीर के भीतर प्रवेश किया। वह पल अनाया के लिए किसी नर्क के दरवाजे खुलने जैसा था। उसके शरीर में एक ऐसा तीखा, असहनीय और चीर देने वाला दर्द उठा कि वह पूरी ताकत से चीख पड़ी। वह चीख उस आलीशान साउंड प्रूफ कमरे की दीवारों से टकराकर वहीं घुट रही थी। आरव को बिल्कुल होश नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह बस अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा था। उसकी बेरहमी और पजेसिवनेस का कोई अंत नहीं था। अनाया का शरीर इस भयंकर प्रहार के नीचे लगातार टूट रहा था। उसने दर्द की उस आखिरी सीमा पर अपनी उंगलियों को बेड शीट के अंदर इतनी जोर से गड़ा दिया कि वह मजबूत चादर का कपड़ा भी बीच से दो टुकड़ों में फट गया। वह लगातार सिसक रही थी, तड़प रही थी, लेकिन आरव पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसकी हर एक सांस अनाया के कानों के पास भारी आवाज कर रही थी। रात के करीब 12:45 हुए जब आरव के भीतर की वो हिंसक आग पूरी तरह धीरे धीरे शांत हो रही थी, तो उसका भारी शरीर अनाया के ऊपर ही ठह गया। वह वहीं गहरी बेहोशी की नींद में सो गया। कमरे में फिर से वही डरावना सन्नाटा पसर गया। फर्श पर अनाया की यूनिफॉर्म के फटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे, जो कल रात की उस भयानक दास्तां की गवाही दे रहे थे। सुबह के 5:30 हो रहे थे। खिड़की के भारी पर्दों के बीच से सुबह की पहली धुंधली और ठंडी किरण कमरे के अंदर आई। कमरे का तापमान एसी की वजह से काफी ठंडा था। अनाया को सबसे पहले होश आया। होश आते ही उसके पूरे शरीर में एक ऐसा भयंकर जलन से भरा और असहनीय दर्द उठा कि उसके मुंह से एक सिसके निकल गई। उसका सिर बहुत भारी था और उसका पूरा बदन पूरी तरह से टूट रहा था। उसने धीरे से अपनी सूजी हुई आंखें खोली। उसने अपनी दाईं तरफ देखा। आरव सिंघानिया अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। आरव उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे रात में उसने कुछ किया ही ना हो। अनाया ने खुद को देखा। वह पूरी तरह से बिल्कुल ना के बराबर कपड़ों में थी। उसके कांपते हाथों से बिखरी हुई फटी चादर को अपने शरीर पर लपेटा और बेड से नीचे उतरने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपने पैर फर्श पर रखे, वह दर्द के मारे दोबारा बेड पर गिर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद बेडशीट की फर्श के एक हिस्से पर गहरे रंग के ताजा खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। यह इस बात का सबूत था कि वह पूरी तरह से लुट चुकी थी। यह उसका पहला समय था और उसकी पूरी दुनिया को आरव सिंघानिया ने एक ही रात में बेरहमी से कुचल दिया था। उसका स्वाभिमान पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका था। वह फर्श पर बैठ गई और अपने दोनों घुटनों में सिर छुपाकर बिना कोई आवाज किए फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना अंदरूनी था, जिसमें एक मासूम लड़की की उजड़ चुकी जिंदगी का दर्द था, लेकिन वह जानती थी कि उसे यहाँ से हर हाल में भागना होगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। बेहद दर्द और लड़खड़ाते कदमों के साथ वह फर्श पर बिखरे अपने कपड़ों की तरफ बढ़ी। उसने फटी हुई शर्ट को जैसे तैसे समेटा और बेड पर पड़े आरव के एक एक्स्ट्रा बड़े ब्लैक कोट को अपने ऊपर डाल लिया, ताकि बाहर किसी को उसकी यह हालत ना दिखे। भागने से पहले उसने एक आखिरी बार बेड पर सोए हुए आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ नफरत, खौफ और बदला था। वह दबे कदमों से बेडरूम से बाहर निकली, स्वीट का दरवाजा खोला और कॉरिडोर से भाग खड़ी हुई। सुबह के करीब 6:15 हो रहे थे जब होटल द एम्पायर के पिछले दरवाजे से एक रोती हुई बिखरी हुई लड़की दौड़ते हुए सड़क की तरफ जा रही थी, बिना यह जाने कि उसकी किस्मत का अगला पन्ना क्या होने वाला है। सुबह के ठीक था 7 बज रहे थे। होटल द एम्पायर के आलीशान स्वीट नंबर 704 के बेडरूम में खिड़की के भारी और महंगे सिल्क पर्दों को चीरती हुई सूरज की तेज किरणें सीधे आरव सिंघानिया के चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे का तापमान सेंट्रल एसी की वजह से काफी ठंडा था, लेकिन आरव के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आरव ने अपनी भारी पलकें झपकाई
और अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। आंखें खोलते ही उसके सिर में एक ऐसा भयंकर और असहनीय दर्द उठा जैसे कोई उसके दिमाग पर लगातार हथौड़े चला रहा हो। कल रात उस बिजनेस राइवल के दिए गए ड्रग्स का असर अब एक खौफनाक हैंगओवर में बदल चुका था। उसका गला पूरी तरह से सूखा हुआ था और शरीर में अजीब सी बेकाबू थकावट थी। उसने अपना दाहिना हाथ अपने माथे पर रखा और गहरी सांस लेते हुए उठकर बैठने की कोशिश की। जैसे ही उसने बेड का सहारा लिया, उसका माथा ठनक गया। उसने चारों तरफ देखा और उसको पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कमरा किसी युद्ध के मैदान की तरह तहस नहस पड़ा था। बेड के कीमती सिल्क के तकिए फर्श पर बिखरे हुए थे। साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट चुका था और किंग साइज बेड की सफेद चादर बीच से बुरी तरह फटी हुई थी। आरव ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को कसकर दबाया और याद करने की कोशिश की। उसके दिमाग में कल रात की धुंधली कटी फटी तस्वीरें किसी डरावनी फिल्म की तरह तैरने लगी। उसे याद आया कि वह पूरी तरह से अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुका था। उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब से बेकाबू आग जल रही थी और कोई था यहाँ, कोई लड़की जो लगातार रो रही थी, चिल्ला रही थी और उससे दूर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नशे के पागलपन में उसने उसकी एक न सुनी और बेहद बेरहमी से उस पर अपना हक जताया था। जैसे ही आरव की नज़र बेड शीट के दाहिने हिस्से पर पड़ी, उसकी सांसें वहीं थम गई। उस सफ़ेद चादर पर गहरे लाल रंग के ताजे खून के सूखे हुए धब्बे साफ नजर आ रहे थे। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। देश का सबसे ताकतवर और कड़क माना जाने वाला बिलियनियर जो अपनी जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुका, वह इस वक्त अंदर से पूरी तरह हिल गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि इन निशानों का क्या मतलब है। कल रात नशे के अंधेरे में उसने किसी ऐसी मासूम लड़की की पवित्रता को कुचल दिया था जो पहली बार इस दर्द से गुजरी थी। वह तुरंत बेड से नीचे उतरा। जैसे ही उसके पैर फर्श पर पड़े, उसकी नज़र कारपेट के पास एक छोटी सी चमकदार चीज पर पड़ी। उसने झुककर उसे अपनी उंगलियों में उठाया। वह चांदी का एक छोटा सा झुमका था जिस पर एक छोटा सा नीला नग लगा था। उस झुमके का एक हिस्सा बीच से टूटा हुआ था जो इस बात की गवाही दे रहा था कि कल रात उस लड़की ने खुद को बचाने के लिए यहाँ कितना भयंकर संघर्ष किया था। आरव ने उस झुमके को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से बंद कर लिया कि चांदी का वो कोना उसकी हथेली में चुभने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से, खुद से नफरत और एक गहरे पछतावे के भाव मिक्स हो गए। उसने तुरंत बेड के पास रखे इंटरकॉम को उठाया और अपने पार्टनर से केआरटी करण को लाइन पर लिया। उसकी आवाज में एक ऐसा खौफनाक और ठंडा गुस्सा था कि फोन से दूसरी तरफ खड़ा करण अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो गया। आरव ने बिना कोई बात बढ़ाए कड़क आवाज में कहा, स्वीट नंबर 704 में अभी के अभी आओ और मुझे होटल का मैनेजर और सुरक्षा प्रभारी भी साथ चाहिए। आरव ने बिना जवाब सुने फोन पटक दिया। ठीक 10 मिनट बाद कमरे के बाहर बेल बजी। आरव ने अपना सिल्क का गाउन पहना और बेडरूम का दरवाजा खोलकर लिविंग एरिया में आया। बाहर उसका सेक्रेटरी करण और होटल का जनरल मैनेजर खड़े हुए थे। कमरे की हालत देखकर मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आरव ने सीधे मैनेजर के पास जाकर उसकी आंखों में देखा। उसका एटीट्यूड इस वक्त साफ में आसमान पर था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे का पछतावा कोई नहीं देख सकता था। उसने अपनी मुट्ठी खोली और वो टूटा हुआ चांदी का झुमका मैनेजर के सामने रख दिया। आरव ने बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, कल रात मेरे स्वीट में जिस किसी भी स्टाफ की ड्यूटी थी उसकी पूरी प्रोफाइल मुझे अगले आधे घंटे में चाहिए और कल रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज निकाल कर मेरे लैपटॉप पर ट्रांसफ़र करो। मैनेजर डर के मारे तुरंत कमरे से बाहर भागा। करण वहीं रुका रहा। उसने आरव को सालों से देखा था, लेकिन उसने आरव को कभी इतना बेचैन नहीं देखा था। आरव ने खिड़की की तरफ पीठ कर ली और गहरी सांस लेते हुए कहा कि करण, कल रात मेरी ड्रिंक में कुछ था, मैं होश में नहीं था और मैंने यहाँ किसी मासूम के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे नहीं पता वह लड़की कौन थी, लेकिन मुझे उसका सुराग चाहिए। करण ने सिर हिलाया और कहा कि वह खुद सीसीटीवी रूम में जाकर फुटेज चेक करता है। सुबह के ठीक 8:30 बज चुके थे जब करण भागते हुए दोबारा स्वीट के अंदर आया। उसके हाथ में एक आईपैड था। आरव ने झटके से आईपैड अपने हाथ में लिया और वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर एक लड़की कॉरिडोर में दीवार का सहारा लेकर दौड़ती हुई
दिख रही थी। वह पैर से थोड़ा लड़खड़ा रही थी और उसने अपने शरीर पर आरव का ही एक एक्स्ट्रा बड़ा ब्लैक कोट लपेट रखा था ताकि अपनी फटी हुई शर्ट को छुपा सके। उस कोट की वजह से और उसका सिर नीचे होने के कारण कैमरों में उसका चेहरा बिल्कुल भी साफ नहीं नजर आ रहा था। आरव ने वीडियो को पॉज किया और स्क्रीन पर दिख रही उस लड़की की परछाई को देखता रहा। आरव खड़ा हुआ। उसने वो टूटा हुआ झुमका अपनी जेब में सुरक्षित रखा और करण की तरफ देखकर कहा कि इस लड़की का चेहरा भले ही साफ नहीं है, लेकिन इसके हाथ में होटल की इंटर्न वाली ब्लैक स्कर्ट की यूनिफॉर्म साफ दिख रही है। होटल के सारे रिकॉर्ड्स खंगालो, क्योंकि मुझे यह लड़की हर हाल में चाहिए। आरव ने अपनी बात खत्म की और फाइल बंद कर दी। आरव सिंघानिया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, केविन के अंदर एक भारी सन्नाटा छा गया। करण ने अपने हाथ में पकड़े आईपैड को वापस अपनी ग्रिप में लिया और आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन को रीड करने की कोशिश की। आरव के चेहरे पर हमेशा रहने वाला वो कड़क और रूड एटीट्यूड इस वक्त एक गहरी चिंता और पछतावे के पीछे छुपा हुआ था। आरव ने अपनी रोलेक्स घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 8:45 हो रहे थे। उसने बिना एक पल गवाए करण की तरफ देखा और कहा, आई वॉन्ट टू द इनिशियल स्कैनिंग रिपोर्ट ऑफ द होटल डाटाबेस बाय नून। करण, मेक श्योर यह बात बाहर लीक ना हो। करण ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, डोंट वरी सर, आई विल हैंडल इट पर्सनली। इसके बाद करण तुरंत स्वीट का भारी दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। आरव अकेला उस विशाल लिविंग एरिया में खड़ा रहा। उसकी नजरें अभी भी फर्श पर बिखरे उस बिखराव पर टिकी थी जो कल रात की उस खौफनाक सच को बार बार बयां कर रहा था। ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में बने सिटी जनरल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड नंबर 12 में वेंटिलेटर की लगातार होने वाली बीप बीप की आवाज़ गूंज रही थी। बाहर की ठंडी हवा खिड़की के कांच से टकरा रही थी, लेकिन वार्ड के अंदर का माहौल बेहद गर्म और तनावपूर्ण था। अनाया शर्मा अपनी माँ के बेड के पास रखी एक छोटी सी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी। उसका पूरा शरीर अभी भी उस भयंकर दर्द से टूट रहा था जो कल रात आरव सिंघानिया की बेरहमी की वजह से उसे मिला था। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और उसकी सूजी हुई आंखें लगातार अपनी माँ के चेहरे को देख रही थी जो ऑक्सीजन मास्क के पीछे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। अनाया ने आरव का वो ब्लैक कोट अभी भी अपने शरीर पर कसकर लपेट रखा था, क्योंकि उसके नीचे उसकी होटल की यूनिफॉर्म पूरी तरह फट चुकी थी। वह अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसका स्वाभिमान, उसका भरोसा, सब कुछ एक ही रात में खत्म हो चुका था। लेकिन वह रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी माँ की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा नाजुक थी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर राजीव अपने हाथ में कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स लिए अंदर आए। उनके चेहरे पर छाई गंभीर चिंता को देखकर अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। वह अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन उसके पैरों में उठा वो तीखा दर्द जो कल रात की आघात की वजह से था उसे दोबारा बैठने पर मजबूर करने लगा। पर उसने खुद को संभाला। डॉक्टर राजीव ने अनाया के पास आकर कहा, अनाया, आई एम सॉरी टू से दिस, बट तुम्हारी मदर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उनके मल्टीपल्स ऑर्गन्स फेलियर का रिस्क बढ़ गया है और उन्हें तुरंत लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर शिफ्ट करना है। अनाया के गले में एक भारी थूक अटक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर प्लीज बताइए मुझे क्या करना होगा। मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर राजीव ने एक गहरी सांस ली और अपनी रिपोर्ट फाइल को बंद करते हुए कहा, सी नीड्स इमीडिएट एडवांस ट्रीटमेंट। इसके लिए तुम्हें आज शाम तक हॉस्पिटल के काउंटर पर 2.5 लाख रुपए जमा करने होंगे। इफ यू फेल द अरेंज द फंड्स बाय 5 PM, हमें लाइफ सपोर्ट हटाना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी बट रूल्स आर रूल्स। डॉक्टर के यह शब्द अनाया के कानों में किसी बम की तरह फटे। 2.5 लाख रुपए? वह तो सिर्फ एक मामूली होटल इंटर्न थी जिसके पास अगले दिन के खाने तक के पैसे बमुश्किल होते थे। वह अपनी माँ के बेड के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और अपनी माँ के ठंडे हाथ को चूमते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कल रात उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं था और अब भगवान उसकी माँ को भी उससे छीनना चाहते थे। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे आरव सिंघानिया का वो नशे में अंधा खौफनाक चेहरा याद आया जिसके भारी वजन के नीचे वह कल रात तड़प रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को भींचा और मन ही मन कहा, आई विल नॉट गिव अप। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। वह तुरंत हॉस्पिटल के बाथरूम में गई, अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला और अपनी सहेली से मांगे हुए कुछ नॉर्मल कपड़े पहने। उसने आरव के उस ब्लैक कोट को एक कैरी बैग में छुपा कर रख दिया जिससे उसे भयंकर नफरत थी।
समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दोपहर के 12 बज चुके थे। होटल द एम्पायर के सिक्योरिटी रूम में करण लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर होटल के एचआर डेटाबेस को खंगाल रहा था। उसके सामने उन सभी फीमेल एम्प्लॉय और इंसर्ट की लिस्ट थी जिनकी ड्यूटी कल रात फ्लोर 7 पर थी। लिस्ट में कुल 5 लड़कियों के नाम थे। करण ने एक एक करके सबकी प्रोफाइल चेक करना शुरू किया। तभी उसकी नज़र उस नाम पर पड़ी जो कल रात के बाद से बिना किसी इंफॉर्मेशन के गायब थी। अनाया शर्मा, होटल मैनेजमेंट इंसर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड बेवरेज। करण ने तुरंत होटल के मैनेजर को बुलाया और कड़क आवाज में पूछा, हु इज दिस अनाया शर्मा, और यह आज सुबह की शिफ्ट में क्यों नहीं आई? मैनेजर ने डरते हुए कंप्यूटर स्क्रीन को देखा और कहा, सर यह 1 महीने पहले ही यहाँ आई है। बहुत शांत लड़की है। आज सुबह उसका फ़ोन ट्राई किया गया लेकिन वह स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात उसकी ड्यूटी स्वीट 704 में ड्रिंक्स सर्व करने की थी। करण को अपना पहला बड़ा सुराग मिल चुका था। उसने तुरंत अनाया शर्मा की पूरी प्रोफाइल, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसके परिवार की डिटेल्स का एक प्रिंट आउट निकाला। उसने देखा कि अनाया की माँ सिटी जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी हालत बहुत ख़राब है। करण ने तुरंत आरव सिंघानिया को फ़ोन लगाया जो इस वक्त सिंघानिया कॉरपोरेशन के विशाल हेड ऑफिस के कैबिन में बैठा था। आरव के सामने कई इंपॉर्टेंट बिजनेस फाइल्स खुली थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। फ़ोन की रिंग बजते ही आरव ने झटके से उसे उठाया। करण, डिड यू फाइंड एनीथिंग? करण ने दूसरी तरफ से कहा, यस सर। लड़की का नाम अनाया शर्मा है। वह होटल में इंटर्न थी और आज सुबह से गायब है। उसकी माँ हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। मैंने उसकी पूरी फाइल रेडी कर ली है। आरव ने एक पल का पॉज लिया। उसकी आंखें टेबल पर रखी और चांदी के टूटे हुए झुमके पर टिक गई। उसने भारी आवाज में कहा, ब्रिंग द फाइल ऑफ माई ऑफिस इमीडिएटली। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे जब करण आरव के कैबिन में दाखिल हुआ। उसने वो फाइल आरव की ग्लास टेबल पर रख दी। आरव ने फाइल खोली और अनाया की डिटेल्स पढ़ने लगा। फाइल में अनाया की एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो भी लगी थी। आरव ने इस फोटो को बहुत ध्यान से देखा। फोटो में एक बेहद मासूम सीधी सादी लड़की मुस्कुरा रही थी। आरव के दिमाग में कल रात की वो धुंधली तस्वीर फिर से कौंधी जहाँ वह लड़की उसके नीचे दर्द से चीख रही थी। आरव को अंदर से एक बहुत अजीब सा भारी पछतावा महसूस हुआ। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपनी लाइफ में हमेशा परफेक्ट रहा था लेकिन कल रात उस ड्रग्स की वजह से उसने जो किया वह उसकी पर्सनालिटी पर एक कभी ना मिटने वाला दाग था। उसने करण की तरफ देखा और कहा, सी इज इन डीप ट्रबल। उसकी माँ के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है। उधर अनाया शहर की सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रही थी। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन किया था लेकिन सबने मदद करने से मना कर दिया था। दोपहर के 3 बज चुके थे और हॉस्पिटल की डेडलाइन यानी शाम 5 बजे के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। अनाया के पास अब कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी जेब में रखे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला। वह एक जॉब कंसल्टेंसी का मैसेज था जिसमें लिखा था कि सिंघानिया कॉरपोरेशन में पर्सनल सिक्योरिटी की पोस्ट के लिए वाइनिंग इंटरव्यू चल रहे हैं और सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को तुरंत 1 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस दिया जाएगा। अनया की आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण जगी। उसने बिना यह सोचे कि सिंघानिया कॉरपोरेशन का मालिक कौन है तुरंत एक ऑटो पकड़ा और कंपनी के हेड ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आई नीड दैट मनी फॉर माई मदर। शाम के ठीक 4:15 हो रहे थे। अनाया सिंघानिया कॉरपोरेशन की 50वीं मंजिला आलीशान बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। कांच की उस विशाल बिल्डिंग को देखकर कोई भी आम इंसान डर जाता लेकिन अनाया के अंदर इस वक्त सिर्फ अपनी माँ को बचाने का जुनून था। वह लड़खड़ाते कदमों से रिसेप्शन पर पहुंची और अपना नाम रजिस्टर करवाया। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी हालत देखी। उसके चेहरे पर थकान थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे लेकिन उसकी फाइल एकदम परफेक्ट थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे सीधे 45वें फ्लोर पर जाने को कहा जहां खुद कंपनी के सीईओ इंटरव्यू ले रहे थे। अनाया लिफ्ट में चढ़ी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। लिफ्ट के शीशे में उसने खुद को देखा। उसका पूरा शरीर अंदरूनी दर्द से कराह रहा था लेकिन उसने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया और केबिन की तरफ बढ़ गई। 45वें फ्लोर का कॉरिडोर बिल्कुल वैसा ही आलीशान था जैसा होटल द एम्पायर का था। वह कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया।
उसने लिस्ट में अगला नाम देखा और जोर से पुकारा, अनाया शर्मा, प्लीज कम इन। अनाया ने एक गहरी सांस ली, अपनी फाइल को अपने सीने से लगाया और केबिन के भारी शीशे के दरवाजे को पुश करके अंदर कदम रखा। केबिन के अंदर की एयर कंडीशनिंग की ठंडी हवा सीधे अनाया के चेहरे से टकराई। केबिन बहुत बड़ा था, जिसके सामने शहर का पूरा नज़ारा दिख रहा था। रूम के बीचों बीच एक विशाल ब्लैक लेदर की चेयर थी जो खिड़की की तरफ घूमी हुई थी। उस चेयर पर कोई बैठा था जिसके हाथ में एक पेन था, जो लगातार टेबल पर टैप कर रहा था। गुड गुड आफ्टरनून सर, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, अनाया ने अपनी आवाज़ में जितना हो सके नॉर्मल रखते हुए कहा। अनाया की आवाज़ सुनते ही उस ब्लैक चेयर पर बैठे शख्स का हाथ अचानक रुक गया। आरव सिंघानिया को उस आवाज़ में एक अजीब सा अनजाना सा कंपन महसूस हुआ। उसने धीरे से अपनी चेयर को घुमाया। जैसे ही चेयर पूरी तरह घूमी और आरव का चेहरा अनाया के सामने आया, अनाया का पूरा वजूद वहीं फ्रीज हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई और उसके हाथ से उसकी इंटरव्यू फाइल छूटकर सीधे फर्श पर गिर गई। फाइल्स के पेपर चारों तरफ बिखर गए। सामने वही शख्स बैठा था, वही चौड़ा सीना, वही कड़क आंखें और वही चेहरा जो कल रात उसके ऊपर एक जल्लाद की तरह हावी था। आरव सिंघानिया, देश का सबसे बड़ा बिलियनियर ही उसका वो गुनहगार था। अनाया का पूरा शरीर डर और नफरत के मारे थर थर कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह दोबारा उसी स्वीट के बेड पर पहुंच गई हो और आरव की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही हो। उसका दम घुटने लगा। उसने पीछे की तरफ एक कदम बढ़ाया। उसका दिमाग चिल्ला कर कह रहा था, रन अवे अनाया, यहाँ से भाग जाओ, यह आदमी तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह तुरंत मुड़ी और केबिन का दरवाजा खोलकर भागने ही वाली थी कि ठीक उसी पल उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर हॉस्पिटल का नंबर था। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से डॉक्टर की सख्त आवाज आई, अनाया, शाम की ठीक 2:45 हो चुके हैं, सिर्फ 25 मिनट बचे हैं। अगर तुमने काउंटर पर पैसे जमा नहीं कराए तो हम लाइफ सपोर्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अनाया के पैर वहीं रुक गए। सामने उसका वो गुनहगार बैठा था जिससे वह भयंकर नफरत करती थी और जिसके पास जाने से उसकी आत्मा तक कांप जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ की जिंदगी थी जो सिर्फ 25 मिनट की मोहलत पर टिकी थी। अनाया ने अपनी आंखें बंद की। उसके आंसुओं की एक बूंद उसकी गाल पर बह गई। उसने अपने स्वाभिमान, अपने डर और अपनी नफरत को अपनी माँ की जिंदगी के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसने फोन काटा, अपने बिखरे हुए पेपर्स को फर्श से उठाया और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके वापस आरव सिंघानिया के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में इस वक्त डर और आंसुओं के पीछे एक अजीब सी कड़वाहट थी। दूसरी तरफ आरव सिंघानिया अपनी कुर्सी पर बैठा अनाया की इस पूरी हरकत को बहुत बारीकी से देख रहा था। जब अनाया पहली बार अंदर आई और उसे देखकर भागने लगी तो आरव को कुछ समझ नहीं आया। उसके लिए अनाया सिर्फ एक नई कैंडिडेट थी जिसे वह अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था, क्योंकि कल रात वह ड्रग्स के भयंकर नशे में अंधा था और उसने उस लड़की का चेहरा कभी नहीं देखा था। हालांकि उसने पासपोर्ट में उसके अनाया का नाम और उसका चेहरा भी देखा था, लेकिन उस पासपोर्ट की फोटो में अनाया बिल्कुल भी अभी के जैसे नहीं लग रही थी। लेकिन जब अनाया उसे देखकर इस तरह डरी और वापस आई तो आरव के सीने में एक अंदर अजीब सी हलचल महसूस हुई। अनाया की मौजूदगी, उसकी खुशबू और उसकी आवाज़ से आरव को एक बहुत ही गहरा अधूरा सा कनेक्शन महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे इस लड़की का उसकी ज़िंदगी से कोई पुराना नाता हो। लेकिन उसने अपने इस थॉट को तुरंत इग्नोर किया और इसे अपना वहम समझा। उसका कड़क एटीट्यूड वापस उसके चेहरे पर आ गया। आरव ने अपनी गहरी और भारी आवाज में कहा, सिट डाउन मिस शर्मा। अनाया आरव के सामने रखी चेयर पर बैठ गई, लेकिन उसने अपनी बॉडी को आरव से जितना हो सके दूर रखा। उसका पूरा बदन अभी भी अंदर ही अंदर कांप रहा था। वह टेबल पर रखी फाइल्स को देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार आरव की मजबूत उंगलियों पर जा रही थी जिन्होंने कल रात उसकी कलाई को बेरहमी से मरोड़ा था। आरव ने अनाया की फाइल को अपने हाथों में लिया और उसके पेपर्स को पलटने लगा, लेकिन केबिन के अंदर सिर्फ पेपर्स के पलटने की आवाज़ आ रही थी जो अनाया के दिल की धड़कनों के साथ मैच कर रही थी। आरव ने फाइल बंद की और अनाया की आंखों में देखते हुए प्रोफेशनल इंग्लिश में कहा, योर क्रेडेंशियल्स आर elite and your performance is hotel management is impressive, but why do you want to join Singhania Corporation as a personal security?
अनाया ने अपने होठों को भींचा। वह चिल्लाकर कहना चाहती थी कि वह यहाँ सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने के लिए आई है, वरना वह आरव जैसे दरिंदे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती। लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाया और बेहद सदी हुई कड़क आवाज में कहा, आई नीड दिस जॉब सर, एंड मोर देन द जॉब, आई नीड द जॉइनिंग बोनस राइट नाउ। आरव उसकी इस बेबाकी और उसके चेहरे पर छाई उस अजीब सी कड़वाहट को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। आमतौर पर लोग उसके सामने आने से डरते थे, लेकिन इस लड़की की आंखों में डर के साथ साथ एक गहरी नफरत थी, जिसका रीजन आरव को समझ नहीं आ रहा था। आरव को अंदर से फिर वही अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने बिना कोई और सवाल किए अपनी फाइल पर साइन किया और कड़क आवाज में कहा, यू आर सेलेक्टेड मिस शर्मा, करण तुम्हें तुम्हारे ज्वाइनिंग बोनस का चेक दे देगा। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आरव ने अपनी बात खत्म की और अपनी चेयर को वापस खिड़की की तरफ घुमा लिया, बिना यह जाने कि उसने अपनी उसी जिम्मेदारी को अपने पास रख लिया है जिसे वह पूरे शहर में ढूंढ रहा था। करण ने जैसे ही आरव के कैबिन का दरवाजा बंद किया, बाहर का सन्नाटा आरव के दिमाग पर और भारी होने लगा। आरव ने अपनी डेस्क पर रखे ग्लास को उठाया और एक ही घूंट में पूरा पानी खाली कर दिया, लेकिन उसके गले का सूखापन कम नहीं हुआ। उसने अपनी नजर घुमाकर ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल के पार देखा, जहां अनाया पूरी तरह से काम में डूबी हुई थी। वह लगातार कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चला रही थी, लेकिन आरव साफ देख सकता था कि उसकी पीठ के मूवमेंट्स में एक अजीब सी अकड़न थी, जैसे वह खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स को देखा। शाम के ठीक 4:30 हो चुके थे और ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज धीरे धीरे अपनी शिफ्ट खत्म करके निकलने की तैयारी कर रहे थे। उधर अपनी डेस्क पर बैठी अनाया का सिर दर्द के मारे बुरी तरह फट रहा था। सुबह से उसने ठीक से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। जब भी वह पानी का ग्लास उठाने की कोशिश करती, उसे कल रात होटल के स्वीट में जबरन पिलाई गई वो नीली कड़वी ड्रिंक्स याद आ जाती और उसकी जी में चलने लगता था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्सेल सीट के नंबर्स को देखा जो उसकी आंखों के सामने धुंधले हो रहे थे। तभी उसके पर्सनल फोन की स्क्रीन चमक उठी। उसने घबराकर फोन उठाया। वह हॉस्पिटल से डॉक्टर राजीव का मैसेज था। अनाया, तुम्हारी मदर की कंडीशन अब स्टेबल है, मेडिसिन का असर हो रहा है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यह मैसेज पढ़ते ही अनाया के सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और चेयर के बैक रेस्ट पर अपना सिर टिका लिया, लेकिन ठीक उसी पल इंटरकॉम की तीखी बीप ने उसे वापस हकीकत के नर्क में ला खड़ा किया। अनाया ने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे के हाव भाव को पूरी तरह से न्यूट्रल किया और रिसीवर उठाया। यस यस सर। दूसरी तरफ से आरव की वही कड़क गहरी आवाज आई जो सीधे उसके कानों के पर्दों से टकराई। मिस शर्मा, कम टू माई कैबिन विद द यूएस प्रोजेक्ट फाइल। बाकी सबको जाने दो। यू हैव टू स्टे बैक फॉर द लेट नाइट प्रेजेंटेशन। अनाया के हाथ की पकड़ रिसीवर पर इतनी सख्त हो गई कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। लेट नाइट, अकेले कैबिन में इस आदमी के साथ रात में रुकने के विचार से ही उसका पूरा शरीर अंदर से थर थर कांपने लगा। कल रात की वो मध्यम पीली रोशनी, कपड़ों के फटने की आवाज और उसका भारी मजबूत शरीर जो उस रात बेड पर पूरी तरह तबाह हो चुका था, वह सारे विजुअल्स उसकी आंखों के सामने किसी हॉरर फिल्म की तरह चलने लगे। उसने अपने होठों को काटा, यहाँ तक कि उसके होठों से खून निकलने लगा। उसने अपनी आवाज को पूरी ताकत से संभाला और कहा, यस सर, आई एम कमिंग। उसने बाकी स्टाफ को जाते हुए देखा। धीरे धीरे 45वें फ्लोर की सारी लाइट्स डिम होने लगी और पूरे फ्लोर पर एक गहरा डरावना सन्नाटा छा गया। अब वहां सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे, वह आरव और अनाया ने यूएस प्रोजेक्ट्स की भारी लेदर फाइल्स को अपने हाथों से कसकर पकड़ा और आरव की कैबिन की तरफ कदम बढ़ाए। हर एक कदम के साथ उसके पैरों का पुराना दर्द और बढ़ रहा था, लेकिन वह अपनी कमजोरी इस शख्स के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। उसने कैबिन के भारी शीशे के दरवाजे को धीरे से पुश किया और अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर की लाइट्स इस वक्त काफी मध्यम थी, क्योंकि बाहर शाम का अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका था और शहर की लाइट्स कांच की बड़ी खिड़की से अंदर आ रही थी। आरव अपनी विशाल लेदर चेयर पर बैठा हुआ था। उसका कोट सोफे पर पड़ा था और उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन हमेशा की तरह खुले थे। अनाया जैसे ही डेस्क के पास पहुंची, आरव ने लैपटॉप बंद किया और सीधे उसकी तरफ देखा। अनाया ने अपनी नजरें पूरी तरह से नीचे झुका रखी थी। वह केवल डेस्क की ग्लास सरफेस को देख रही थी। उसने
फाइल्स को टेबल पर रखा और प्रोफेशनल टोन में कहा, द यूएस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑलरेडी सर। यहाँ सारे फाइनेंशियल प्रेडिक्शन है। आरव ने फाइल्स की तरफ नहीं ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें अनाया की कांपती हुई उंगलियों पर थी। आरव खड़ा हुआ। उसका विशाल और लंबा शरीर अनाया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। आरव के करीब आते ही अनाया को उसके शरीर में आने वाली महंगी सिराग और कॉलोन की वही स्मेल आई जो उस रात उसके पूरे वजूद को तबाह कर रही थी। अनाया का दम घुटने लगा। उसने अनजाने में पीछे की तरफ 2 कदम बढ़ाए। आरव ने अनाया के इस मोमेंट को नोटिस किया। उसका माथा ठनका। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की उसके करीब आते ही इस तरह क्यों बिहेव करती है, जैसे वह कोई क्रिमिनल हो। आरव ने अपनी भारी आवाज में कहा, मिस शर्मा, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? अनाया ने अपने दिमाग को पीछे छुपाया ताकि आरव उसकी कांपती हथेलियों को ना देख सके। उसने अपनी नजरें उठाई और सीधे आरव की आंखों में देखा। उसकी आंखों में इस वक्त नफरत की एक ऐसी भयंकर आग थी जिसे देखकर आरव एक पल के लिए पूरी तरह शॉक्ड रह गया। अनाया ने बेहद ठंडी और कड़क आवाज में कहा, आई एम जस्ट मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल डिस्टेंस मिस्टर सिंघानिया, और मुझे लगता है कि एक सिक्योरिटी के लिए अपने बॉस से दूरी बनाकर रखना ही सही है। आरव अनाया की इस बेबाकी और उसकी आंखों की उस कड़वाहट को देखकर दंग रह गया। पूरे देश में किसी बिजनेसमैन या एम्प्लॉय की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आरव सिंघानिया की आंखों में आंखें डालकर इस टोन में बात कर सके। आरव का कड़क ईगो और उसका एटीट्यूड वापस जाग गया। उसने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे और अनाया की तरफ झुकते हुए बेहद धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, प्रोफेशनल डिस्टेंस या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? क्योंकि तुम्हारा यह एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है मिस शर्मा। तुम कल से लगातार मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। व्हाट इज द रीजन, रियल रीजन? अनाया का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं आरव को उसकी धड़कनें सुनाई ना दे जाए। वह चिल्लाकर कहना चाहती थी कि तुमने तुमने उस रात मेरा सब कुछ लूट लिया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया और तुम मुझसे रीजन पूछ रहे हो। लेकिन उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जिसके इलाज के पैसे इसी कंपनी ने दिए थे। उसने अपने गुस्से को पिया और चुप रही। ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में होटल द एम्पायर के बैक ऑफिस में करण सीसीटीवी ऑपरेटर के साथ बैठा हुआ था। स्क्रीन पर कल रात की वही धुंधली फुटेज बार बार प्ले हो रही थी। करण ने ऑपरेटर से कहा, जूम इन ऑन हर लेफ्ट हैंड। जब वह कॉरिडोर में भाग रही थी, क्या उसके हाथ में कोई चीज थी? ऑपरेटर ने फुटेज को मैक्सिमम जूम किया और पिक्सल को साफ करने की कोशिश की। स्क्रीन पर साफ दिखा कि जब लड़की सुई 704 नंबर से बाहर भाग रही थी तो उसके दाहिने कान में कोई झुमका नहीं था, लेकिन उसके बाएं कान में चांदी का वही छोटा सा झुमका लटका हुआ था जिस पर नीला नग था। करण की आंखें फैल गई। उसने तुरंत अपने फोन से अनाया शर्मा की वो एचआर फाइल खोली जो उसने दोपहर में निकाली थी। फाइल में अनाया की कॉलेज के दिनों की एक और फोटो थी जिसमें उसने अपने कानों में चांदी के वही छोटे नीले नग वाले झुमके पहन रखे थे। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे डॉट्स पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके थे। कल रात जिस लड़की के साथ आरव सिंघानिया ने ड्रग्स के भयंकर नशे में वो खौफनाक हादसा किया था, वह कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी नई सिक्योरिटी अनाया शर्मा ही थी। करण को अब समझ आया कि अनाया सुबह इंटरव्यू के वक्त आरव को देखकर क्यों भाग रही थी और क्यों उसकी आंखों में आरव के लिए इतनी भयंकर नफरत और खौफ था। करण ने बिना एक पल की देरी किए तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और सिंघानिया कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। वह जानता था कि इस वक्त आरव और अनाया ऑफिस में अकेले हैं और अगर आरव ने अपने कड़क स्वभाव में अनाया पर कोई दबाव बनाया तो सच सामने आने से पहले सब कुछ तबाह हो सकता है। उधर 45वीं फ्लोर के कैबिन में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। आरव अभी भी अनाया के बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी कड़क आंखें अनाया के चेहरे की एक एक एक्सप्रेशन को रीड कर रही थी। अनाया का दम पूरी तरह से घुट रहा था। कैबिन की डिम लाइट्स और आरव का यह पजेसिव कड़क अंदाज उसे बार बार कल रात की उस नरक की याद दिला रहा था। वह इस घुटन को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी फाइल उठाई और कहा, सर, अगर प्रेजेंटेशन का काम खत्म हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे हॉस्पिटल निकलना है। आरव ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, नो मिस शर्मा,
जब तक मैं ना कहूँ तुम इस केबिन से बाहर नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर का आंसर चाहिए। आरव ने जैसे ही अनाया का रास्ता रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ अनजाने में अनाया के कंधे से टच हो गया। आरव के हाथ का वो टच होते ही अनाया के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे आरव दोबारा उस पर हमला करने वाला है। उसका पूरा शरीर खौफ के मारे कांप उठा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और पूरी ताकत से चिल्लाई, डोंट टच मी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। उसकी यह चीख केविन की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अनाया के हाथों से वो भारी लेदर फाइल्स छूटकर फर्श पर गिर गई और सारे पेपर्स बिखर गए। वह पूरी तरह से हाँफ रही थी। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगा था और वह अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने कल रात खुद को बचाने की नाकाम कोशिश की थी। आरव अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर खड़ा रह गया। उसने अपने हाथ को पीछे किया। वह पूरी तरह से हैरान था। सिर्फ एक नॉर्मल टच पर यह लड़की इस तरह क्यों बिखर गई? उसने अनाया के चेहरे को देखा, जहां सिर्फ और सिर्फ एक भयंकर आघात और जान से मार देने वाली नफरत साफ नजर आ रही थी। आरव के सीने के अंदर एक बहुत तेज दर्द उठा। उसे अनाया की इस हालत को देखकर अपने भीतर वही कल रात का गिल्ट और भारी पछतावा महसूस होने लगा, जिसका रीजन वह अभी भी नहीं जानता था। उसने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, अनाया, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम रो क्यों रही हो? अनाया ने अपने आंसुओं को पोंछा। उसकी सांसें अभी भी बेकाबू थी। उसने आरव की तरफ देखा और बेहद कड़वी आवाज में कहा, यू विल नेवर अंडरस्टैंड मिस्टर सिंघानिया। आप जैसे लोगों के लिए दूसरों की जिंदगी सिर्फ एक खेल है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक उसी पल केविन का दरवाजा एक जोरदार झटकी के साथ खुला। करण हांफते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर छाई भयंकर घबराहट और डर को देखकर आरव का ध्यान अनाया से हटा। आरव ने गुस्से से करण की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, करण, यह क्या बदतमीजी है? बिना नॉक किए अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? करण ने आरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने फर्श पर बिखरे पेपर्स और रोती हुई अनाया को देखा। करण ने तुरंत अनाया के पास जाकर कहा, मिस शर्मा, आप प्लीज बाहर जाइए, मुझे सर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अनाया ने बिना एक पल गंवाए अपने आंसुओं को साफ किया, फर्श से अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़कर देखे केबिन से बाहर की तरफ भाग गई। केबिन का दरवाजा बंद होती ही आरव ने गुस्से में अपनी हेड पर हाथ मारा और करण पर चिल्लाया, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू करण? तुम देख नहीं रहे थे कि मैं उससे बात कर रहा था? तुम इस तरह बीच में कैसे आ सकते हो? करण ने अपनी जेब से एक गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में पकड़ी अनाया की वो कॉलेज वाली फोटो और अपने आईपैड पर होटल की वो जूम की हुई फुटेज आरव की ग्लास डेस्क पर रख दी। करण ने अपनी आवाज को जितना हो सके गंभीर और धीमा करते हुए कहा, सर गुस्सा थूकिए और पहले इस फोटो को और इस फुटेज को देखिए। मुझे वो लड़की मिल गई है जिसे आप पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। आरव का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उसने झटके से डेस्क पर रखी फोटो को उठाया। फोटो में अनाया शर्मा मुस्कुरा रही थी। उसके बाएं कान में चांदी का वही छोटा सा नीला नग वाला झुमका साफ दिख रहा था। फिर आरव ने आईपैड की स्क्रीन पर देखा, जहां कल रात स्वीट 704 से भागती हुई लड़की के बाएं कान में वही झुमका चमक रहा था। आरव के दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके हाथ से वह फोटो छूट कर नीचे गिर गई। उसके पैरों तले से जैसे पूरी जमीन ही खिसक चुकी थी। उसके दिमाग में उस रात की वो सारी चीखें, वो दर्द, वो रोना और आज सुबह से अनाया की आंखों में दिखने वाला वो भयंकर नफरत और उसका खौफ, सब कुछ एक सेकंड में बिल्कुल साफ पानी की तरह क्लियर हो गया। आरव अपनी विशाल ब्लैक चेयर पर पूरी तरह से ढह गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसका वो कड़क रूट एटीट्यूड इस वक्त पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। वह सुन्न नजरों से फर्श पर गिरी अनाया की फोटो को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिस मासूम लड़की की जिंदगी उसने कल रात उस नर्क में बर्बाद की थी, जिसे वह पछतावे के मारे पूरे शहर में ढूंढ रहा था ताकि अपनी गलती सुधार सके, वह कोई और नहीं बल्कि हर रोज उसके कैबिन के ठीक बाहर उसकी डेस्क पर बैठती थी और आरव वह कड़क बॉस बनकर उस पर चिल्ला रहा था। आरव ने अपनी दोनों हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया और देश का सबसे बड़ा बिलियनियर इस वक्त अपने गहरे गिल्ट और पछतावे के आंसुओं में पूरी तरह डूब चुका था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनना पड़ेगा। तो इसका अगला भाग बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।